नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में अभी सीएम चेहरा जो सीएम बनने वाला है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख और जो स्थान है वो तय हो गया है। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं, दरिया गांव, जो कि सतारा जिले में है, और कल मीटिंग होनी है, कल शाम को आएंगे और कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला चलो भाई जल्दी करो यार। लेकिन शिंदे के पास अभी भी चांस है कि वो सीएम बन सकते हैं। तमाम तरह की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, आखिर क्यों शिंदे सीएम, उनके पास अभी भी चांस है सीएम बनने के। कहा जा रहा है कि ठाकरे का और अजित पवार का समर्थन मिलता है तो शिंदे सीएम बन सकते हैं। क्या वो ऐसा फैसला लेंगे, क्या कोई चांसेस है? पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, तरह तरह की बातें हो रही है सोशल मीडिया पर। शिंदे गुट के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हालांकि जो ब्रेक आ रहे थे बीच में उसे तो हटा दिया है। शिंदे ने कहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे मंजूर है, लेकिन लोग तो चाह रहे हैं कि शिंदे सीएम बने। ऐसे में अलग अलग तरीके कयास लगाए जा रहे हैं कि ठाकरे साथ में आ जाएंगे, अजीत पवार साथ में आ जाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तबका ऐसा था जो कि चाहता था कि बीजेपी की सीटें 100 से कम रहे, और वो अपने लिए चांस देख रहा था कि अगर 90 के आसपास सीटें रहे, 90 से 95 के बीच में, तो फिर हम अपना खेल कर लेंगे। और ये कौन सा तबका था, मैं आपको आज साफ साफ बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 सबसे ताकतवर महासचिव कौन है? सुनील बंसल और विनोद तावड़े। विनोद तावड़े कहां से आते हैं? महाराष्ट्र से। अब ये याद रखिएगा, मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली जाते हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। सबसे पहले मिलने के लिए वक्त किसको मिलता है? अमित शाह का वक्त एकनाथ शिंदे को, जबकि अपने उनके कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। भाजपा के तो देवेंद्र फडणवीस है, सबसे ज्यादा सीटें भी उनके पास है, एक साथ तीनों गए हैं, लेकिन मौका मिलता है एकनाथ शिंदे को। आधे घंटे 40 मिनट तक बात होती है और मीडिया में ये खबरें चलने लगती है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उस बैठक के बाद ही मुंबई आते हैं और एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले जाते हैं। और उसके बाद जो सारी कहानी महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता के सामने है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक मजबूत लॉबी ऐसी है जो नहीं चाहती कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, और सारा खेल वही रच रही है। महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे दिया। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें दे दी, लेकिन इसके बाद फिर बदमाशियां की जा रही है ये। और बदमाशी, आई एम सॉरी, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, वही उत्तर प्रदेश वाली बदमाशी की जा रही है जिसने योगी आदित्यनाथ का कद कम करने के लिए ये सारी साजिशें, सारा दुष्चक्र रचा था। केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया था। बिल्कुल, वहां केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया, यहां एकनाथ शिंदे को आगे करके वो सारा प्रपंच रचा जा रहा है। और मैं साफ साफ बता दूं कि इस खेल में नितिन गडकरी शामिल नहीं है, संघ शामिल नहीं है, नरेंद्र मोदी शामिल नहीं है। इसके अलावा आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। पंकजा मुंडे, जो कि चुनाव के दौरान घूम घूमकर टीवी स्टूडियो में भाजपा की बुराई कर रही थी, वो अचानक इतनी एक्टिव हो जाती है ओबीसी के नाम पे। आपको क्या पता है कि विनोद तावड़े चुनाव के दौरान उनकी क्या भूमिका थी, सिवाय 5 करोड़ पकड़ाने के अलावा? उन्होंने जिताया महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो ले जाकर मिलवा रहे हैं सबको अमित शाह जी के साथ। समझ में नहीं आ रही बदमाशी? अब तक तो बदमाशियां सिर्फ एक तरफ के लोग कर रहे थे, डिले करके, शिंदे को पंप करके कि तुम पा सकते हो, हम तो आपके साथ हैं। लेकिन कहीं अगर देवा भाव का माथा फिरा और उन्होंने अपने तरीके से शिंदे की पार्टी के साथ वही खेल खेलना शुरू कर दिया जो गेम ये कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं, विधायक कितने रहेंगे कि नहीं, किसी को नहीं पता। उपयोग किया था ना सर उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का। बिल्कुल, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 सिस्टम चलता है, एक भाजपा का और संघ का सिस्टम है, और एक हाल के दिनों में शाह जी का सिस्टम है। ये सारे सुनील बंसल, विनोद तावड़े, ये केशव प्रसाद मौर्य,
उत्तर प्रदेश की बदमाशियां, महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे को आगे करना, जो लोग लगे हुए हैं सब शाह सिस्टम के लोग हैं। और जिस दिन महाराष्ट्र की जनता को यह समझ में आ गया या बीजेपी के कैडर को समझ में आ गया, उस दिन बहुत बुरी हालत होने वाली है। अमित शाह का दुख यह है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में, मेरे पास कैसे पहुंचेगा। उनका दुख यह है कि इतना बड़ा महाराष्ट्र कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ में, मेरे पास कैसे पहुंचेगा। असल तो दुख वही है। अब क्या पहुंचेगा वो मेरे से मत पूछिए। इतना बड़ा आसाम, खैर आसाम को अब तो धीरे धीरे हो गया मैनेज। सबको अगर इसी तरह राज्य दर राज्य वो ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए जिनके पास रीढ़ है और जो जिनके पास नो कहने की क्षमता है, तो फिर शाह सिस्टम का होगा क्या। ये सारी बदमाशियां महाराष्ट्र में वही सिस्टम कर रहा है। संघ भी देख रहा है, इंतजार कर रहा है। देवा भाव भी देवेंद्र फडणवीस देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि चलो सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ये 6-5 ज्यादा करेंगे तो फिर होगा, कुछ ना कुछ होगा। सर क्या ये खेला हो सकता है? चर्चाएं जो हो रही है शिंदे की कि अगर उन्होंने जिद पकड़ ली और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो वो ठाकरे के साथ आ जाए। 20 उनके पास विधायक है, 40 विधायक अजीत पवार के पास है, शिंदे के पास भी लगभग 57 विधायक है और निर्दलीय का साथ भी शिंदे को मिल गया है। तो क्या ये खेल पलट सकता है? वैसे तो चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अब शिंदे ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उन्होंने चुनाव जीता, ठाकरे से अलग हो गए, विचारधारा से समझौता ठाकरे ने किया तो ठाकरे की हालत देखिए। लेकिन शिंदे ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? चांसेस है, लोग आंकड़े बता रहे हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, सत्ता के अभाव में तड़पती कुछ मछलियों को अभी भी उम्मीद है कि कुछ तो हो सकता है। जितेंद्र आवाड जो है, इसलिए वो एक नाथ शिंदे से मिलने गए थे। लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि बहुत कम चांसेस हैं। एक नाथ शिंदे चले जाएं, उद्धव ठाकरे उनका समर्थन कर दे मुख्यमंत्री के लिए, कांग्रेस भी उनका समर्थन कर दे, शरद पवार भी उनका समर्थन कर दे। अगर आज समर्थन कर भी दिया तो कितने दिनों तक ये चलाएंगे? और क्या ये पता नहीं होगा एक नाथ शिंदे को? एक नाथ शिंदे ऐसी कोई गलती नहीं करने। और देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, एक नाथ शिंदे के पास न वो कैपेसिटी है, न उस तरह के नेता हैं जो बदमाशियां कर रहे हैं। ये बदमाशियां उनसे करवाई जा रही हैं और बीजेपी के अंदर के लोग उनसे ये बदमाशियां कर रहे हैं। एक दिन कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से मेरा कोई वास्ता नहीं, जो मोदी जी कहेंगे वो मैं करूंगा। फिर दिल्ली जाते हैं, फिर अमित शाह से मिलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर सतारा चले जाते हैं। अचानक विनोद तावड़े एक्टिव हो जाते हैं। बात है रिसोर्सेज की कि महाराष्ट्र के संसाधन दिल्ली पहुंचेंगे या देवेंद्र फडणवीस उसे महाराष्ट्र में ही मैनेज करेंगे। इस बात की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में इसी बात की लड़ाई थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के रिसोर्सेज को दिल्ली पहुंचने देंगे या उस सिस्टम में पहुंचने देंगे, शाह सिस्टम में। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करने दूंगा। आज केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी और सड़क मंत्रालय बना के देखे, सारा विवाद खत्म। यही महाराष्ट्र में हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस से परेशानी नहीं है, परेशानी है एक रीढ़ वाले नेता से कि जो आंख दिखाकर नो कह सकता है कि नहीं ये गलत है, मैं नहीं करूंगा। और सारा गेम उसी लिए रचा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो झुक जाते हैं। अच्छा बताइए, महाराष्ट्र के चुनाव जीतने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? या तो संघ की है, देवेंद्र फडणवीस की है, वहां के संगठन की है, या एक नाथ शिंदे की है। और सारा कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? अमित शाह। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है? नहीं, वो एक गृह मंत्री हैं। वो क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं बातचीत करूंगा। मंत्रालय किसको मिलेगा, मैं बातचीत करूंगा, मैं नेगोशिएशन करूंगा। कौन है अमित शाह जो इतने ताकतवर हैं कि जो किसी भी राज्य के हर मंत्री पद तक का फैसला कर रहे हैं? जिस दिन भारतीय जनमानस और आम भाजपा के समर्थकों के दिमाग में यह सवाल कौंधने लगा ना, उस दिन बहुत बड़ा हंगामा होगा। सर हम तो कह रहे हैं ना, केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने उपयोग किया था, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? जनता ने नकार दिया ना, योगी आदित्यनाथ को ही चूज किया। एक बार कर ले उपयोग, देवेंद्र फडणवीस को हटा दे, फिर क्या जनता हल करेगी? देखिए, जो जनाधार वाले नेता होते हैं वहां इनकी नहीं चल पाती। जैसे योगी आदित्यनाथ के पास जनाधार था, लोग उनके समर्थन में थे, तो वहां ये नहीं कर सके।
देवेंद्र फडणवीस के साथ यही मुश्किल है कि लोग देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं, समर्थन में हैं, इसलिए परेशानी आ रही है। नहीं तो छोटा मोटा को तो यूं चलता कर देते हैं। ये देवेंद्र फडणवीस चुप नहीं बैठने वाले हैं सर, अब नहीं बैठने वाले। उन्होंने तो नहीं, उन्होंने आज ट्वीट भी किया है, इशारा किया है कुछ, क्या ट्वीट लेकिन किया मैंने कहा ना, उन्होंने लिखा है, देखिए देवेंद्र फडणवीस जो है वो चाह रहे हैं कि सारा कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए जी। और अगर एक लिमिट से, देखिए पिछली बार भी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हुआ था अन्याय, जब ये एकनाथ शिंदे आए थे उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन यही पार्टी आला कमान के दबाव में, हाई कमान के दबाव में एकनाथ शिंदे बने, फिर से ये लगे, फिर से जिताया और फिर से वही तर्क दी जा रही है ओबीसी मराठा। अरे भाई, चुनाव के पहले जनता को पता था कि क्या होने वाला अगर महायुति जीतेगा तो। अब ये कहां से सवाल आया और इसके बावजूद जिताया। बोलते हैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री। अरे चुनाव के पहले महाराष्ट्र की जनता को नहीं पता था कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है? अभी याद आ रहे मराठा, भाजपा को अभी याद आ रहे ओबीसी। ये सब बाद की नैरेटिव है जो कि सेट की जाती है, लोगों के जहन में डाली जाती है कि हमने इसको इसलिए बनाया क्योंकि ये मराठा है या ओबीसी है। मेरा ये कहना है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है उसे बनना चाहिए, आज भी मेरा मानना है। और आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस लोकप्रिय हैं, भाजपा के समर्थक उनको चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वयंसेवक देवेंद्र फडणवीस को चाहते हैं। और बाकी देखिए, मैं नहीं चाहता कि मोदी जी को इसमें इंटरफेयर करना पड़े। मोदी जी को तो पता ही नहीं ना सर हो क्या रहा है। नहीं, उनको सब पता है। मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी भी अपने साथ एक बिरला साहब को रखते थे या जवाहरलाल नेहरू को। महात्मा गांधी के सहयोगी कोई गरीब क्यों नहीं था? तो रिसोर्सेज बनाने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। तो मोदी जी के साथ, हर मोदी के साथ, इस देश में जो भी मोदी आएगा उसके साथ एक अमित शाह होगा, लेकिन कहां तक उसको आगे रखना, कहां तक कंट्रोल करना है, ये मोदी जी को ही फैसला करना। तो अमित शाह जी को ये समझना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस है कौन, ताकत क्या है। एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, देखिए सरकार गिराने में जितना शिंदे का हाथ है उतना देवेंद्र फडणवीस की भी प्लानिंग थी, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है सरकार बनानी, मुख्यमंत्री बन जाता हूं। लेकिन अब नहीं करेंगे, मुझे लगता है आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नहीं, बैकग्राउंड में देवेंद्र फडणवीस की उस वक्त बहुत भूमिका थी, सारा कुछ तो यही कर रहे थे। इन्होंने फोन किया था पार्टी आलाकमान को कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तब बोला कि अच्छा ये बात है, अहमदाबाद भेज दो, गुजरात भेज दो। इन्हें क्या पता महाराष्ट्र के अंदर में क्या चल रहा है? बातचीत सारी तो देवेंद्र फडणवीस चल रहे थे। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में सारी रणनीति देवेंद्र फडणवीस ने बनाई थी, इस उम्मीद में कि जब सरकार गिरेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, एकनाथ शिंदे मेरे साथ है। एकनाथ शिंदे उस वक्त भी राजी थे। अब मान लिया कि मैं राजी हूं वागी साहब आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन आपके ऊपर का एक कोई टॉप बॉस है, वो बोलने की एक काम कीजिए पंकज जी आप ही बन जाइए, वागी साहब इस वक्त एडजस्ट कर लेगी, तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? यही हुआ था। ये हर किसी को पता है। देखिए महाराज, देखिए वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे यकीन है कि अंत में बनेंगे तो देवेंद्र फडणवीस। सर ट्रेलर तो तभी दिखा दिया था देवेंद्र फडणवीस ने जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए, हार का ठिकरा पूरा देवेंद्र फडणवीस पर छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? लो भाई ले लो इस्तीफा, क्या करोगे इससे ज्यादा? देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि राजनीति में कितना भी छल प्रपंच, पैसा तैसा, इधर गेटिंग सेटिंग आप कर लो, पर अंत में तो जीतता वही है जिसके पास जनाधार होता है। बिल्कुल, जिसके पास जनबल है उससे जनबल के सामने हमेशा धनबल और तिकड़मबाजी हारेगी। आज योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये सब जनबल के प्रतीक हैं और बदनामी हो रही है। योगी आदित्यनाथ को छेड़ के बदनाम ही हुए हैं, आज देवेंद्र फडणवीस को छेड़ के बदनाम ही होगा वो सिस्टम। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे ठाकरे के साथ आ जाए, अजीत पवार के साथ आ जाए, ऐसे कोई चांसेस नहीं है। लेकिन कल शाम को जब एकनाथ शिंदे मुंबई लौटेंगे तो कुछ बड़ा फैसला तय करके ही, कुछ फैसला लेकर ही लौटेंगे अपने गांव से, कहा जा रहा है। और कल शाम तक कुछ तस्वीरें क्लियर हो सकती है कि आखिर महाराष्ट्र में बड़ी खबर है जी, बड़ी खबर है। 5 तारीख को ओथ टेकिंग सेरेमनी है और अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अभी सूत्रों के हवाले से अभी खबर आई है। और ये खबर आई है कि एकनाथ शिंदे को जो डिपार्टमेंट दिया गया, कहा गया कि आप बनिए, और नहीं बनेंगे फिर भी शपथ ग्रहण समारोह तो होगा। ये खबर है, क्या बात है। देखते हैं एकनाथ शिंदे का एडजस्टमेंट कहां फिट हो रहा है। 1 जनवरी से
क्या है ना, 1 जनवरी 2025 से आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो वो पूरे सेलिब्रेशन वगैरह चलेगा। तो वो चाहते हैं कि वो 5 दिसंबर रहेगा ना, तो थोड़ा तैयारियों का मौका मिलेगा, अपनी सरकार रहेगी, भाजपा की रहेगी, थोड़ा सब कुछ सेटअप रहेगा, तो हम उसे ज्यादा ग्रैंड कर सकेंगे। तो वो समय देना चाहते हैं 1 आध महीने का। इसी वजह 5 तारीख याद रखिए, 5 दिसंबर मुंबई बीजेपी ने डेट फाइनलाइज कर लिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार उन्होंने स्वीकार कर लिया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। अब एकनाथ शिंदे के पास ऑफर दिया गया है कि आपके साथ जो बातचीत हुई है, या तो आप स्वीकार करो, वरना अपना रास्ता आप नापने के लिए स्वतंत्र हो, उसके बाद जो करना होगा हम करेंगे। तो ठीक है, सेटलमेंट अगर नहीं भी हो पाएगा, लेकिन आपको शपथ तो लेनी है। 5 तारीख को जरूर आना है कार्यक्रम में, यह तय हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है, स्थिति देखते हैं सर, क्या स्थिति क्लियर होती है। कल तक मीटिंग है फिर से शाम को मुंबई में, महायुति की सभी नेता इसमें शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे भी अपने गांव से लौटेंगे, क्या फैसला लेकर लौटते हैं, क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं कि जब जब भी वो अपने गांव गए हैं कुछ बड़ा निर्णय लेकर ही लौटते हैं। उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क हो जाता है, वो एकांत में सोचते हैं कि उन्हें करना क्या है। क्या करेंगे एकनाथ शिंदे, क्या एक्सेप्ट करेंगे बीजेपी का ऑफर या फिर नाराज रहेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए। यदि आप चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने तो अपनी राय जरूर रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।